नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है। मध्य प्रदेश में इसे शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के नए कानून में 19 प्रावधान हैं। नए कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात करते हुए कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे, अब वे भी सजा के हकदार होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। वहीं पंडित, पुजारी, मौलवी के दोषी पाए जाने पर उनके लिए भी अब सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती कराई गई इस तरह की शादी शून्य हो जाएगी। इस तरह की शादी के शून्य घोषित होने के बावजूद मां और उसकी यदि कोई संतान होगी तो वह भी पैतृक संपत्ति में हकदार मानी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले की जांच थानेदार या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी करेगा। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 में जुर्माने की रकम के 3 स्टैप 25 और 50,000 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं। आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। पर शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और तमाम जो है इसमें प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस तरह की शादी में शामिल पंडित और पुजारियों और जितने भी मौलवी हैं उनको भी सजा मिलेगी अगर इस तरह की शादी में वे शामिल रहे। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं किशोर जी इस समय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राघवेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। लव जिहाद पर लगातार उन राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहाद पर कानून बना दिया गया है। मैं जानना चाहूंगी क्या विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है आपको इसमें? देखिए, हमें विपक्ष की कोई परवाह नहीं है। अगर विपक्ष इस विषय में गंभीर होता तो लंबे समय से विपक्ष की सरकारें रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, आवाज इनको हो रही है। तो मुझे पहली बात तो यह, विपक्ष की कोई इसमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खुद इसमें सक्षम है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ पर यह कानून लाया जा रहा है। लंबे समय से ऐसे कानून की मांग थी। मुझे याद है कि जो किस तरीके से हिंदू लड़कियों को कुछ अन्य धर्मों के लड़के हाथों में कलावा बांध के आवाज ही को मैडम ठीक कराइए। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी आवाज हम ठीक करवा देते हैं। राघवेंद्र जी की आवाज जरा ठीक कीजिए। उनको शायद वापस से आवाज अपनी रिपीट हो रही है। इको सिस्टम ज्यादा उनको दिक्कत कर रहा है। तब तक हम किशोर जी का रुख कर लेते हैं। किशोर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? किशोर जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। राघवेंद्र जी का साउंड अभी ठीक हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को पास कर दिया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं 28 दिसंबर से एमपी में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। लव जिहाद केस में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि
1 लाख जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले गैर जमानती होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 अब निरस्त हो जाएगा। राघवेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, अब आपको आवाज क्लियर मिल रही है? जी हाँ, अब आवाज इको हो रही है भाई मैडम। ठीक है सर, आपको दोबारा हम फोन मिलाते हैं, एक बार फिर से आपसे फोन लाइन कनेक्ट करते हैं। एक बार डिस्कनेक्ट करके राघवेंद्र जी का फोन दोबारा मिलाइए। दिक्कत हो रही है किसी तरह की कोई तकनीकी खामी के चलते। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले महीने शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात पहले ही कह दी थी और इसी के साथ उन्होंने अपना वादा निभाते हुए लव जिहाद पर कानून लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। आज उन्होंने एक विशेष बैठक आयोजित की और लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर कानूनी है। आइए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ जानकारी आज प्रेस को दी। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं। आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपर्पण करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। चलिए आपको एक बार फिर से मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, उम्मीद करती हूँ कि अब आप तक आवाज क्लियर आ रही होगी और इको का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है राघवेंद्र जी, मैं जानना चाह रही थी कि आपने पहले ही कह दिया था कि हम इस तरह का कानून लाएंगे, लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। तो चौहान ने अपना वादा निभाते हुए इस और कदम बढ़ा दिया है। अब संसद का माफ कीजिएगा, विधानसभा का सत्र भी आपको शुरू करना है। तो उम्मीद लग रही है कि विपक्ष का पूरा साथ इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूँ जी। देखिए, आवाज इको हो रही। चलिए फिर भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। समय जगह खराब हो रहा है। देखिए, विपक्ष जो है, मैं इसकी चिंता नहीं हम लोग कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम लोग सरकार में आए थे। उसमें सबका विश्वास मतलब सबका विश्वास है, हिंदू हो या मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। पहली बात, अगर विपक्ष हमें इस विषय पे घेरता है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसमें कहीं पर भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अन्य धर्म के व्यक्ति को गुमराह करके शादी करता है या धर्मांतरण करता है तो उसके पीछे सजा का प्रावधान है। मुझे याद, इसमें लड़कियां जो है इसका शिकार हुआ करती थी। मुझे याद है, मुसलमान लड़के जो हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, हाथों में कलावा बांध के अपना नाम बदल के हिंदू लड़कियों के विद्यालय के आसपास चक्कर काटते थे, उनको जबरदस्ती अपना दोस्त बनाते थे, उनका हिंदू नाम बताते थे और शादी कर लेते थे। जब शादी हो जाती थी, बाद में हिंदू लड़कियों को पता चलता था कि मुझे छला गया, मैं किसी अन्य धर्म के मानने वाले से मेरे विवाह हो गया। हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं है। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को अपना असली नाम बता करके शादी करता है तो ये बात सही। हाँ, ये बात है, अगर कोई इस प्रकार का छलावा करता है तो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे किसी धर्म का मानने वाला, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो मुल्ला मौलवी या जो पंडित उसमें भाग लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय के कानून, इस प्रकार के कानून की मांग देश में अन्य प्रदेशों में भी उठ रही है। लेकिन मैं एक जो मुस्लिम धर्म के जो लाभ लेना चाहते हैं,
इस्लामो जो क्या कहते हैं उसको, इस्लामोफोबिया से जो ग्रस्त हैं, वो लोग उस विषय को नहीं लेना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आई है, तो उसमें हर एक को विश्वास के साथ काम हम लोग कर रहे हैं। और चाहे कोई विपक्ष हमारा साथ दे या ना दे, हम लोग इस प्रकार के कानून लगातार लाते रहेंगे, इसमें सभी का विश्वास हासिल है। राघवेंद्र जी, कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी चल रही है। अब जैसे ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तो इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस से क्या उम्मीद की जाए? विपक्ष के नाते क्या कांग्रेस इस कानून को बनाने में सहयोग देगी सरकार का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर हमेशा जो राष्ट्र के हित में कानून बनेंगे, समाज के हित में कानून बनेंगे, उसका हर हमेशा समर्थन किया है। अगर ये कानून अगर ये राष्ट्र के हित में और समाज के हित में कानून होगा तो निश्चित रूप से समर्थन किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लव जिहाद की बात, देखिए अंतर जातीय विवाह एक ऑलरेडी कानून एग्जिस्टेंस में है, वो कानून है जी, है कानून, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। तो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के कानून की बात ये कर रहे हैं। जब हाँ उसमें अमेंडमेंट कुछ करना है तो समय के अनुसार उसमें किया जा सकता है। जब कोई कानून ऑलरेडी है, अब आप कौन सा कानून लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये तो जो कानून पहले से एग्जिस्टेंस में हो उसके बाद अगर सरकार इस तरह की बात करे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सरकार लाए कानून, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहेंगे कि आप लाइए। हमने उत्तर प्रदेश में भी स्वागत किया, यहाँ भी स्वागत करेंगे। लेकिन वो जैसे कह रहे हैं कि पुराने कानून से ये वाला कानून काफी अलग है, नए नए प्रावधान इसमें किए गए हैं। एक बड़ा प्रावधान तो मध्य प्रदेश सरकार ने यही किया है सर कि अब जो पंडित पुजारी और मौलवी इसमें शामिल होंगे उन्हें भी सजा मिलेगी। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती अगर किसी की शादी करता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन आप अगर आप किसी एक बिंदु पर आकर बात करेंगे तो उसमें कहीं पर कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैंने कई बार पहले भी कहा, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस तरह की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनके पास 2 मंत्री मैं आपको बताऊं जी, एक तो केंद्रीय मंत्री, एक इनके प्रवक्ता हैं, दोनों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग सब समझदार लोग हैं। तब क्या भारतीय जनता पार्टी सोई हुई थी कि उनको महिमामंडित करती है? वो तो इनके सब कुछ है, इनके चेहरे भी हैं, इनके मुस्लिमों के बहुत बड़े नुमाइंदे भी हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, अभी भी सर अंतरजातीय विवाह करने से रोका थोड़ी ना जा रहा है। बात बस ये है कि बहला फुसलाकर जिस तरह से विवाह किया जाता है और उसके बाद जबरदस्ती जो की जाती है उसके खिलाफ ये है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म बताकर शादी कर रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों राघवेंद्र जी? मैडम, मुझे कांग्रेस कतई उम्मीद नहीं है कि साथ रहेंगे। ये लोग उतने भद्दे तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं जो कि देखने वाले को बहुत खराब लगता है। मुझे याद है 80 के दशक में शाहबानो प्रकरण हुआ था, इसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको महिला बेचारी, जो मुस्लिम महिला 60-62 साल की महिला थी, उसको मुआवजा दिया था। लेकिन राजीव गांधी जी ने उसको किस तरीके से उनको कानून बना के पलट दिया था। मुझे कतई भरोसा नहीं है ये लोग किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उसका एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये कहा था देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। देश के प्रधानमंत्री से इस प्रकार के बयान की आप उम्मीद करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में ये अंधे हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ आई थी। देश के अदने से कार्यकर्ता, चाहे कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हर एक का विश्वास हासिल किया हुआ है और हर एक के विश्वास को वो पाकर रहेगी और लंबे समय तक शासन करेगी। कांग्रेस की जो हुई है पिछले 32 सालों से सरकार में नहीं है मैडम। अब आगे आने वाले इस प्रकार की गतिविधियां रही, आगे आने वाले 32 साल भी ये लोग नहीं रहेंगे। ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, केंद्र में भी इनकी क्या हालत हुई है, ये लोग जो है किस प्रकार से काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, मुसलमान भी देख रहा है, हिंदू भी देख रहा है, हर वर्ग देख रहा है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लंबे समय तक काम करते रहेंगे। मुझे कतई
बिल्कुल राघवेंद्र जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि वाकई में अगर ये कानून प्रदेश के हित में है तो विपक्ष भी आपका साथ दे और विधानसभा सत्र में ध्वनि मत से ये जो प्रस्ताव है वो आपका पारित हो जाए। इस तरह की उम्मीद हम भी करते हैं अगर ये प्रदेश के हित में है तो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी पर गतिरोध लगातार जारी है। इस बीच शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में आईटीबीपी ने कहा कि एलएसी पर जवान हाई अलर्ट पर हैं और चीन इस सेक्टर में भारत को चकमा नहीं दे सकता है। एलएसी के पास तवांग में आईटीबीपी ने जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया है। आईटीबीपी की 55वीं बटालियन के कमांडर आईबी झा ने बताया कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो हमें हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है ताकि ऐसे हादसे फिर से ना हो पाए। फिलहाल यहाँ काफी ठंड है जिससे चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं, लेकिन हमारे जवान हर वक्त सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई हमें यहाँ सरप्राइज नहीं कर सकता। हम देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तैयारी पूरी है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर आईटीबीपी ने चीन के साथ जारी तनाव के बीच अहम भूमिका निभाई है। शुरुआती हिंसक झड़पों में चीनी सेना के पैंगोंग लेक, फिंगर एरिया और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 में और 17A में घुसने के प्रयास के दौरान उनकी आईटीबीपी से कई बार झड़प हुई। हाथ की लड़ाई में कम संख्या होने के बावजूद न सिर्फ आईटीबीपी ने चीनी सैनिकों को रोका बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। तनाव के बीच एलएसी के करीब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है जिससे भारतीय जवान तवांग सेक्टर में 0 पॉइंट्स के करीब जा सकते हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, किस तरह से आप देख रहे हैं एलएसी पर लंबे समय से ये तनाव अभी भी जारी है, आप आने वाले समय में क्या भविष्य देख रहे हैं? ये तनाव आने वाले समय में खत्म होगा या अभी इसी तरह से ये तनाव जारी रहने वाला है? ये तनाव जारी रहेगा जी, इसमें दो राय नहीं है। वो इसलिए जारी रहेगा क्योंकि कमजोरी हमारी तरफ से थी। वो इसलिए थी कि हमने अपनी डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं करी। जी सर, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट हमारे सामने देखते देखते अप्रैल में उनकी 2 डिवीजन घुसी थी और 3 डिवीजन अब कंप्लीट हो गई हैं हमारे एरिया में, और हमने डिसीजन ही नहीं लिया क्योंकि पहले मामला होम मिनिस्ट्री को जाता है
फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को गया, और इस तरीके से, क्योंकि हमने अपने सेना का वितरण किया हुआ है, एक ही बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सेना की 2 मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है। यह सबसे अजीब तरीका है लड़ने का, और ये हमने देखा है। देखिए, ऐसा है, अपनी गलतियां स्वीकार करना बुरा नहीं होता, बिल्कुल, पर उसको कभी तो ठीक करिए। ये नहीं हो रहा। इसके पे व्हाइट पेपर लिखा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम क्यों ये स्थिति फॉलो कर रहे हैं कि आईटीबीपी लगाई हुई है होम मिनिस्ट्री के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी लगाई है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। पहले आईटीबीपी खड़ी है, फिर पीछे फौज खड़ी है। ये पहले होता है। जब एक बार हमें पता चल गया जनवरी में कि ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसी समय आईटीबीपी को आर्मी के अंदर कर देना चाहिए था। इसलिए ये अब मामला हो गया है खड़ा। फिर जब वैली में घुस रहे थे, हमें उस समय हमला कर देना चाहिए था। अप्रैल में ही अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पहुंच गए थे, हमारे सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे। चाइना की आर्मी बेशक बड़ी है, पर इस सेक्टर में लाई नहीं जा सकती, क्योंकि चाइना के सारे बॉर्डर्स पे लगी है। 14 कंट्रीज के साथ चाइना का कन्फ्रंटेशन है। हमको यह ध्यान रखना चाहिए था और उसका फायदा उठाना चाहिए था। हमने नहीं किया। अब चाइना जम गया है, और हमने जो 29-30 अगस्त की रात को जो हाइट्स ली, 7 हाइट्स, वो हमारी अपनी है। हमने चाइना की कोई हाइट्स नहीं ली, बिल्कुल अपनी ही एरिया के ऊपर फिर से ऑक्यूपाई किया है। और वो भी चाइना जो है, अभी जो अक्साई चिन से जो गलवान आया है, उसकी 134 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में है। पहले 48,000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में है। यही जब मामला हुआ था 88 में समद्रंग चौंग में, 8 साल लगे थे आपको उसको निकालने के लिए, क्योंकि हम पहले चूक कर जाते हैं। क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है वो उसमें फौज होती नहीं है, तो ये अजीब डिसीजन लिए जाते हैं। ये पता नहीं एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कभी रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, और सेना प्रमुख तो वहां जाते ही रहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, जवानों की हौसला अफजाई कर लेंगे। लेकिन जो मेन यहां पर डिसीजन लिए जाने चाहिए, उसमें हम इतना पीछे क्यों रह जा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि जो डिसीजन लेने में हम इतना पीछे हैं? आपको मैं बता देता हूं, इसको बड़े शांति से सुने कि डिसीजन लेना होता है इस बड़े मामले में अपनी डॉक्ट्रिनल पॉलिसीज के तदनुसार। जी, हमने डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी थी ठीक से। 95 में तो रैंड कॉर्पोरेशन ने बताया था कि इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। ये बाकी सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 97 में जल्दी जल्दी थकी हुई डॉक्ट्रिन लिख के दे रहे हैं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुए। तो ये जो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, जब आपने पॉलिसी नहीं बनाई है। सबसे गहरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जब सन 62 में चाइनीज घुसाए थे, तो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, सब लोग सबसे पूछ रहे थे। टेलीफोन हो रहा था। हमारे पास 6 फाइटर स्क्वाड्रन खड़े थे, तेजपुर, जोरहाट, छबुआ, हर जगह पे। जोरहाट पे 6 फाइटर स्क्वाड्रन्स, वो हम चाइना को 3 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर सकते थे। हमने अपने सारे फाइटर स्क्वाड्रन हटा दिए वहां से, और पाकिस्तान और चाइना में वो दिल्ली और पंजाब भेज दिए, क्योंकि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया था कि अगर आपने एयरफोर्स को लाए तो चाइनीज एयरफोर्स इलाहाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, हर जगह हमला कर देगा। चाइना के पास एयरफोर्स की फाइटर बॉम्बर्स की रेंज ही नहीं थी। रेंज का मतलब वो तेजपुर तक ही नहीं आ सकते थे, और वहीं जब वापस चले जाते। 4 बॉम्बर्स अवेलेबल थे, उनमें भी फ्यूल प्रॉब्लम थी। ये इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी हमारी कि ये नहीं पता। अमेरिका को पता था, उसने छुपाए रखा, और ये नहीं चाहता था अमेरिका की लड़ाई अगर इंडिया कर दे तो मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्यूबा की क्राइसिस ऑलरेडी उसके सिर में बैठी हुई थी। तो ये प्रॉब्लम है। और फिर रात को प्राइम मिनिस्टर नेहरू लेटर लिख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी को कि मुझे 12 F-104 स्क्वाड्रन चाहिए। अपनी एयरफोर्स हटा दी और उनकी एयरफोर्स मंगा रहे हैं ताकि तुम हमारी लड़ाई लड़ो।
देखिए, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन का ना होने का नतीजा। जब तक आपने चिंतन ना किया हो, लिखा ना हो, डिस्कस ना किया हो, पॉलिसी ना बनाई हो, तो कुछ नहीं होता। ये हमारी कमजोरी रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि गुलामी में इतना असर हमारे पे आ गया था कि हम ये सिक्योरिटी नाम की चीज ही भूल गए थे। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को अंग्रेज चीफ ने कहा जाते वक्त 1952 में, मैं जा रहा हूं, चाइनीज की तरफ ध्यान रखना, नहीं तो वो आप पे हावी हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू कहते हैं हमको तो आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन का ना होना। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, और अभी भी यही आपने गलवान में देखी, यही हुआ। अब आप बैठे हैं और हर एक को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी में, आर्मी को तवज्जो ही नहीं दी जाती और बड़ी थर्ड फोर्थ स्टेज में बुलाया जाता है। अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो लोग बैठे हैं उनको फौज का पता ही नहीं, ना मिनिस्टर को पता है, ना ब्यूरोक्रेट को पता है। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं 6 साल, मुझे पता है क्या होता है। ये सारा का सारा काम नजारा। हाँ, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बड़े ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए चाइनीज विचलित है, घबराया हुआ है, और इसीलिए हमारा जो सामना होगा, हाँ, अगर अभी डिसीजन में चूक ना करे हमारी गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे चाइनीज मारे डर के कुछ नहीं कर पा रहा। अभी भी डरा हुआ है चाइनीज, एक्चुअली चाइनीज हमसे डरा हुआ है, हमारी एरिया में बैठा है, पर उसको पता है कि एक बार लड़ाई हो गई वो कहीं का नहीं रहेगा। मैंने फिर वापस आता हूं, इस एरिया में चाइना इतना ही ला सकता है। माना 3 डिवीजन बहुत होती हैं, पर अगर ऑल आउट लड़ाई हुई, हमारी एयरफोर्स उस पर हावी हो जाएगी, और हमने अगर अपनी डिप्लोमेसी ठीक से खेली, तो आपका साउथ चाइना सी में जो मामला है, जो क्वाड का अरेंजमेंट है, और अगर वो तो उसको और आग सुलगी उसकी, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सब मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे, चाइना की खिलाफत करेंगे। मुकाबले की तो बात ही नहीं पैदा होती, चाइना वैसे डर जाएगा। बिल्कुल सर, कई ऐसी कमियां और खामियां हैं जिसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं, और लगातार ये तनाव का जो माहौल है वो चला आ रहा है। सर, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवानों ने कहा है हमें एक मौका दीजिए, हम अपना जोश दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।